बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ एज और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, रिवायती शोर शराबे के दौरान माली साल 2025-26 का 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया और ये 6,501 अरब रुपए खसारे का बजट है। ये याद रखना बड़ा जरूरी, जिसमें 2,000 अरब रुपए के टैक्स लगाए गए। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में बिल आखिर 10%, जबकि पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ की गई है और दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर खजाना ने बजट पेश करते हुए टैक्सेस और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से क्या कहा है, पहले वो जानते हैं, दिन फिर इस पर फर्दर बात करते हैं। माली साल 2025-26 के लिए पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपए फी लीटर की शरह से कार्बन लेवी आयद की जाए, जो माली साल 2026-27 में बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर कर दी जाए। इनकम टैक्स के हवाले से एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ कराया जा रहा है, जिसमें फाइलर्स एंड नॉन फाइलर्स के फर्क का खात्मा किया जा सकेगा। जो लोग अपने गोशवारे और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाएंगे, सिर्फ वही बड़े मालियाती लेन देन कर सकेंगे, जिनमें गाड़ियों और गैर मुनकुल्ला जायदाद की खरीदारी, सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी और बाज बैंक अकाउंट्स खोलने की सहूलत जैसी चीजें शामिल हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इक़दामात का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 ता 22 की तनख्वाह में 10% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। तो आज बजट पेश करने से पहले वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ है और इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क अब टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुका है। उन्हें भी सुन लो थी, मजीद उन्होंने क्या कहा। हमारे तमाम स्टेबिलिटी के जो इशारे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाइस इत्मीनान है। चाहे आपका इन्फ्लेशन रेट है, चाहे आपका पॉलिसी रेट है, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, आपकी रेमिटेंसेस हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उसमें क्वांटम जंप आया है। आपकी IT एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। हमने माशी मैदान में आगे निकलना है और मुखालिफिन को पीछे छोड़ना और पाकिस्तान को उसका हक दिलवाना है। इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं समझता हूँ कि अब वो ये मौका आ गया है कि हमें अब सबको मिलकर हमें आगे बढ़ना। तो ये वज़ीर आज़म की गुफ्तगू भी आपने सुनी। IT को लेकर उन्होंने बात की, लेकिन अभी जो बजट पेश किया गया उससे तो देख के लगता है कि 2005 का बजट है, क्योंकि IT की जो उस फील्ड में कोई भी खातिर खा उस तरह की कारकर्दगी और बेहतरी सामने नहीं आई। बहरहाल बजट से पहले हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट के लिए अपने मुतालबात जो पेश किए और पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 50% इजाफे का मुतालबा किया है। उन्होंने मजीद क्या मुतालबात किए हुकूमत से, वो भी सुन लेते हैं। 10,79,50,000 जो पाकिस्तानी है वो गुर्बत का शिकार है। हम कुछ मुतालबात रख रहे हैं। पहला मुतालबा ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों और पेंशन के अंदर कम से कम 50% इजाफा किया जाए। दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि जो कम से कम तनख्वाह है वो इस वक्त 37,000 है, उसको हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि उसको 50,000 किया जाए। TOBI की पेंशन में 100% तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनख्वाहों का सहारा लिया है, चाहे उनकी अपनी गवर्नमेंट हो, और ये हॉट फेवरेट रहे हैं सरकारी मुलाजमीन की। उन्होंने इस वजह से 50% का मुतालबा किया है, हालांकि ये उनको पता था कि इस पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। बहरहाल जो विभागीय वज़ीर इत्तलात है उन्होंने बजट से पहले अपोजिशन के पाक भारत जंग में किरदार को सराहते हुए कहा है कि अपोजिशन ने जंग के दौरान मुस्बत किरदार अदा किया, उन्हें अब बजट पर भी मुस्बत अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए। लेकिन अपोजिशन के पास बजट से मुताल्लिक अदाद शुमार नहीं थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, जान लेते हैं। अपोजिशन ने पीछे बड़ा अच्छा किरदार अदा किया इस जंग के अंदर और ये जो भारतीय जारियत थी उसमें, और मैं समझता हूँ कि उनको अब ये एक इकोनॉमी की बात करनी चाहिए। कल मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के कि उनके पास इकोनॉमिक फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं थे और वो जातियात पे बात कर रहे थे कि जी फलां फलां है और फलां फलां है। तो उनको चाहिए था कि कोई जरा तैयारी कर लेते, कोई टेक्निकल डिटेल्स पे बात करते। तो अपोजिशन के पास इस बजट के हवाले से कोई बात है नहीं करने को तनकीदी, तो इसलिए वो अब तरह तरह के बहाने ही। खजाना ने कल इक्तिसादी सर्वे 2024-25 पेश किया और इस सर्वे में उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की की शरह और महंगाई में कमी को मुस्बत करार दिया। उन्होंने मजीद क्या कहा है वो जान लेते हैं। पिछले 2 सालों के बारे में बात की जाए तो ग्लोबल GDP ग्रोथ 2023 में 3.5% थी, वो कम होकर 2024 में 3.3% हुई और अब जो लेटेस्ट एस्टिमेट 2025 का आया है इज डाउन टू 2.8%। हमारी जो रिकवरी है उसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, GDP ग्रोथ 2023 में हमारी -0.2% थी, ये अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में 2.5%, दैट्स वेयर वी कंक्लूडेड द लास्ट फिस्कल ईयर, और इस साल वी हैव अनाउंस्ड 2.7%
growth for 2025. अगर आप पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को देखें 29% से क्रॉस कर गई थी 2023 में, पिछले साल 23% के करीब थी और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ it's 4.6%. तो ये गुफ्तगू भी आपने सुनी। वफाकी वज़ीर खजाना के इक्तिसादी सर्वे को अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अदाद शुमार का हेरफेर करार दे दिया और इससे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ग्रोथ को भी फॉर्म 47 की ग्रोथ कह रही थी। मजीद उन्होंने क्या कहा है वो जानते हैं। जो इस वक्त आपकी ग्रोथ रेट इन्होंने दिखाई है वो एक गुब्बारा है, उस पर हकीकत कुछ नहीं है। और ये ग्रोथ रेट 3 सालों की भी आप ग्रोथ रेट क्या देखें 2023 से लेकर 2025 तक, तो ये तकरीबन एवरेज आ जाती है 1.7%, 1.7%, जो कि 1992 से सबसे कम है। कुव्वत खरीद तबाह बर्बाद हो गई है पाकिस्तान में, और आपकी पिछले 3 सालों में कुव्वत खरीद में जो कमी आई है वो 58% है। आपके इस वक्त मुल्क में गुर्बत है तकरीबन 44.7% तक पहुंच चुकी है। तो ये आपने सारे मौक़िफ़ सुन लिए हैं। तो सवाल ये कि वफाकी हुकूमत के आज पेश किए जाने वाले बजट में क्या अवाम को रिलीफ मिला है, और अगर मिला है तो कितना मिला? क्या 2000 अरब के टैक्स आयद होने के बाद महंगाई में भी इजाफा होगा? मुतालबात तस्लीम ना किए जाने पर पीपल्स पार्टी बजट पास करवाने में हुकूमत का साथ देगी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और क्या हुकूमत फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का फर्क खत्म कर पाएगी? इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ मेहमान गिरामी मौजूद हैं। माहिर मैशत सैयद सलमान शाह साहब हैं, और नून लीगी रहनुमा उज़्मा कारदार साहिबा हैं, और अली बुखारी जिनका ताल्लुक रहनुमा जो तहरीक इंसाफ है उनसे। इन तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू जी। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सलमान शाह साहब का। शाह साहब, आज का जो बजट पेश किया गया है, अब बहुत हुकूमती हल्के ये कह रहे हैं कि ये अवाम दोस्त बजट है। हमने जिस हद तक हो सका IMF की कड़ी शराइत के बावजूद हमने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो बजट IMF की शराइत के बावजूद पेश किया गया है, तमाम की तमाम शराइत पूरी हो गई हैं, और अब इसके बाद कोई शराइत रह तो नहीं गई आपकी नज़र में? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट शर्त जो है वो प्राइमरी सरप्लस की है, जिसका मतलब है कि जो भी हुकूमत के अखराजात होंगे वो आप टैक्स रेवेन्यू या गवर्नमेंट रेवेन्यू से पूरे करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई एम श्योर कि फाइनेंस मिनिस्टर ने उसके मुताबिक ही बजट बनाया होगा। लेकिन इस बजट में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए थी और नहीं हैं, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हो गई हैं और उनको होना नहीं चाहिए था। सो आई थिंक कि हमें ये पहले तो देखना चाहिए कि इस साल का बजट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट बजट इसलिए भी है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त जंग में और जंगी हालात में से गुजर रही है। हिंदुस्तान से अभी हमारी एक किस्म की झड़प भी हुई है, और उसके बाद कोई आगे झड़प होने का भी खदशा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो बजट डिफेंस बजट दिया गया है मेरी नज़र में वो बहुत कम है। पिछले साल 2100 अरब था, इस दफ़ा 2500 अरब कर दिया है। लेकिन जंग की वजह से तो इसको ज़्यादा करना चाहिए था, क्योंकि हमारे जो लॉसेस हैं उसको भी पूरा करना है, और हमारे जो आगे चल के डिफेंस के को मजबूत करने के लिए, एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए नए जहाज़ खरीदने हैं, बहुत सी चीज़ें करनी हैं। तो डिफेंस बजट मुझे लगता है कि इसको ज़रा बगैर सोचे समझे किया गया, और बाद में शायद इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। दूसरी जो बात है इस बजट में मेरी नज़र में वो रियल एस्टेट को हुकूमत ने चूज़ किया एज द इंजन ऑफ ग्रोथ। उसमें पिछले साल बहुत से टैक्सेस लगाए थे, वो इस साल टैक्सेस वगैरह रिमूव किए गए हैं, एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, प्रॉपर्टी टैक्सेस में कमी दिखाई गई है, और ये बड़ा मुस्बत होगा क्योंकि इसकी वजह से आपकी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होपफुली चल पड़ेगी। तीसरी बात ये है कि कोई स्टॉक मार्केट वगैरह पे कोई टैक्स वगैरह नहीं नया लगा, तो इसलिए स्टॉक मार्केट भी ज़रा खुश ही हो। बट ये तो अच्छी साइड आपको बता दी। दूसरी जो साइड है वो बहुत क्रिटिकल साइड थी, और उसको फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी तकरीर शुरू करने में तो उसी से शुरू की, और लेकिन उसको फिर तोड़ नहीं पहुँचाया। और वो है जो उन्होंने बात की कि हुकूमत को वो राइट साइज करेंगे या डाउन साइज करेंगे, और वो बहुत ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि 18वीं अमेंडमेंट के बाद
ज़्यादा तर चीज़ें जो हैं वो प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र हो गई हुई हैं, और फेडरल गवर्नमेंट में तो 5-6 मेजर एरियाज़ हैं जिसमें आपको मिनिस्ट्रीज़ चाहिए या मिनिस्टर्स चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा चलें आप 15-20 कर लें, बट 45 से 50 मिनिस्टर्स का कोई तुक नहीं बनता, और फाइनेंस मिनिस्टर ने उधर इशारा करके फिर उसको आगे परसू नहीं किया। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जो मुझे उम्मीद है कि वो आगे चल के इस पे अमल करेंगे और लिटरली हुकूमत को छोटा करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। और हुकूमत को छोटा करने का एक और की मल्टीपल टाइम्स बात करते रहे वज़ीर खजाना, और इस पर होपफुली उसका जो बहुत बड़ा होपफुली इस पर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी डेफिनेटली जाएंगे। इस पर उसके साथ डी रेगुलेशन करने की बहुत जरूरत है, यानी कि हुकूमत के जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसको आपने बहुत कम करना है ताकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर सके और आगे आए। लेकिन रियल एस्टेट के अलावा इन्वेस्टमेंट के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई बात नहीं की, और वो बड़ी एक डिसअपॉइंटिंग बात है। फिर उसके साथ साथ ठीक है, इस पर डॉक्टर साहब जरा हुकूमती मौके पे जान लेते हैं ना। उज़मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि वज़ीर खजाना थोड़े से डर से गए जब ये डाउन साइजिंग की बात इशारा तो किया, लेकिन उसके बाद उस पर शायद दूसरे एंड से कोई ना कोई आंखें दिखाई गई और वो खामोश हो गए। उज़मा साहबा, पहले तो एक सवाल ये कि IMF की तमाम शराइत, क्योंकि आपके पास तो खबर होगी, आप ब्रीफिंग का हिस्सा भी होंगी, आप तक खबरें पहुंची होंगी, कि अब कोई कमी रह तो नहीं गई, IMF की कुछ शराइत बाकी रह तो नहीं गई, क्योंकि जितना ये टफ बजट दे दिया गया IMF की तरफ से तैयार करदा, उस पर कोई कमी पेशी है तो नहीं। दूसरा, इस डाउन साइजिंग वाले सवाल पर भी आपका जवाब चाहूंगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, ये तो एक पुराना मुहावरा है कि अपनी पाँव देख के तो फिर अपनी वो चादर जो है वो फैलाई जानी चाहिए। तो यही वो प्रिंसिपल है जो कि हाँ, तो यही वो प्रिंसिपल है जिसको हम फॉलो भी कर रहे हैं कि हमने अपने जो एक्सपेंडिचर चाहिए, चादर देख के सॉरी चादर चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए। ये बहुत, ये देखें, ये आप चाहे आप घर का बजट हो, चाहे हम पाँव देख के चादर फैला देते हैं और वो फिर जरा सही नहीं रहता। अब हमारे पाँव जो है इस वक्त हमारे पाँव जो है वो हमारे देखे ना, हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, वो तो IMF के शिकंजे में है हमारे पाँव। वो जिस तरफ मोड़ोड़े हमको उधर मोड़ने पड़ते हैं। अब अगर वैसे ये एक अच्छी बात है कि अगर वो कहें कि जी आप अपने जो अखराजात हैं और अपना जो आपके जो आपकी रेवेन्यू है वो उनका बैलेंस आपने रखना है, आपको उससे ज़्यादा नहीं आगे बढ़ना। तो ये एक अच्छी बात है कि कम अज़ कम एक बंदा हुकूमत जो है वो रेड अलर्ट पे रहती है। बट हैविंग सेड दैट, देखें IMF की बहुत मुश्किल शराइत होती हैं, और वो शराइत जो हैं सबसे पहले उनकी शर्त होती है कि अब हर किस्म की आवाम को जो सब्सिडी आपने दी हुई है वो बंद कर दें, वो ख़त्म कर दें। अब कोई भी अवामी हुकूमत जो है वो ऐसे जो है नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे ज़ाहिर है हमारे एक कमज़ोर तबका है, आपने उसकी मदद करनी होती है, आपने उसको अपने पाँव पे खड़ा करना होता है। देखें, आप सबसे पहले तो आप किसानों को देख लें, मजदूरों को देख लें, ख़वातीन को देख लें। आपको ये इस तरह से जो आप सब्सिडीज़ बिजली, पेट्रोल, हर चीज़ पे जब ख़त्म करने का या गैस पे कहा जाता है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इस तरह आवाम के ऊपर पड़ता है। तो हुकूमत की सबसे देखें काविश होती है कि जो अवाम है उन पे बोझ ना पड़े। तो अगर आप समझते हैं कि जी ये अवाम दुश्मन बजट है, तो अवाम दुश्मन तो हरगिज नहीं है। कोशिश ये की गई है कि मैक्सिमम जो भी हुकूमत कैसी कोशिश है, ये कैसी चीजें हैं जिसमें 2000 अरब के इजाफी टैक्स लगा दिए गए हैं, किस तरह से अवाम दोस्त और अवाम के लिए रिलीफ का बायस बन सकता है? देखें, आपको मैं एक प्राइम एग्जांपल देती हूं कि आपकी जो IPPs थी उनमें जो उनसे रीनेगोशिएट हुए हैं वो 3000 अरब जो है उसमें हमें बचत हुई है। और पीछे आपने देखा है कि ये रिलीफ हुकूमत ने गाहे बगाहे 31% बिजली की कीमतें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता करके उनमें कमी लेके आए हैं। तो ये तभी मुमकिन हुआ है ना। अगर आप चाहते तो आप कहते नहीं जी कोई बात नहीं, इसको हम और चीज़ों में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अवामी हुकूमत कभी भी ऐसे नहीं करती है।
تو اور دیکھیں پھر آپ نے جو ہمارے جو ایک نیوٹرل اپینین ہمارے پاس آ گیا، گورنمنٹ کا اپینین بھی عظمیٰ صاحبہ آپ کے توسط سے ہمارے تک پہنچ گیا. آپ نے کہا کہ بہت سا ریلیف دیا گیا ہے، لیکن یہ کیسا ریلیف ہے کہ 2000 کے اضافی ٹیکس بجٹ. اب ذرا اپوزیشن کا اس پر اپینین لے لیتے ہیں. علی بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی صاحب، فارم 47 کی گروتھ پہلے بھی آپ کی جماعت نے کہہ چکی ہے، لیکن ابھی جو فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بات کی عظمیٰ صاحبہ نے، انہوں نے بتایا کہ 31 بجلی سستی ہوئی، آئی پی ویز کا معاملہ حل ہوا، پیٹرول ہماری گورنمنٹ میں 40 روپے مزید سستا کر دیا گیا، اور اس طرح کے سو آن آگے چلتے جا رہی ہیں فگرز. تو آپ نہیں اگری کریں گے آن پیپر یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. بہت شکریہ جی. دیکھیں جی، یہ بالکل آن گراؤنڈ جو ہے یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی چیزیں، اور نہ یہ ہو سکتی ہے. میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو گندم ہے اس ٹائم ذمہ دار لوگ ہیں نا ہم لوگ، تو جو گندم کی کاسٹ آپ کو پر ذمہ دار کاسٹ کر رہا ہے پر من، وہ آپ کو 29 to 3000 روپیز جو ہے وہ کاسٹ کر رہی ہے. پنجاب کی بات بتا رہا ہوں آپ. 3100-3200 بھی پڑ رہی ہے آپ کو. ٹریکٹر، ہارویسٹر، آپ کو اس کا تھریشر، بیج، سارا کچھ پہلے تو آپ کو اس طرح کاسٹ کر رہی ہے. دیکھ لیجیے گا اس کو پراپر طریقے سے بھی. آئی ٹیک فور رسپانسبلٹی. اور ریٹ اس کو ہے 2200 روپیہ. یہ حکومت جو ہے نا، یہ جس لوگ نے جس نے خود کاسٹ اگر 3000 کر رہی ہے تو اس کو آپ 2200 دیں گے، تو یہ آپ اس کے ساتھ ظلم عظیم کریں گے. دنیا میں سب سے مہنگی ترین بجلی اس ٹائم جو ہے وہ پاکستان میں ہے. دنیا میں آئی ٹی کی پوزیشن یہ ہے کہ 23-24 کے اندر افغانستان کی آئی ٹی پروگریس پاکستان سے زیادہ تھی. چیک کر لیجیے گا اعداد و شمار سارے. آپ اپنا ٹیلی فون یوز کرتے ہیں، ذرا اس کے اوپر نیٹ چیک کر لیجیے گا انٹرنیٹ کی کیا پوزیشن ہے. جس ملک کے اندر انٹرنیٹ پراپر کام نہ کر رہا ہو، آپ کے موبائل فون میں ایک کال مجھے کیا، آپ کے پروڈیوسر نے 2 دفعہ اس کو کال کرانی پڑی ہے، کیونکہ وہ سگنلز ڈراپ ہو جاتے ہیں، موبائل سے بات نہیں ہو سکتی، انٹرنیٹ بیٹھ جاتا ہے، سگنلز ایک دم غائب ہو جاتے ہیں. یہ پروگریسو میں بات کر رہا ہوں آپ کو، جو ابھی گورنمنٹ کی بات ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو لے جاتا ہوں ایگزامپلس کے اوپر. جو ڈاؤن سائزنگ ہونی ہے وہ کس طرح ہونی ہے. دیکھیں، ہمارے ارد گرد 4 ممالک ہیں، 4 ممالک، جن میں ایک چائنا ہے جو انتہائی ترقی یافتہ ممالک ہے. ایک سائڈ پہ ایران ہے، ایک سائڈ پہ انڈیا ہے جو ہمارے ساتھ کے ہیں، ترقی پذیر ممالک ہیں، پروگریسو سائڈ پہ. اور ایک سائڈ پہ افغانستان ہے، ٹھیک ہے، جو ہم سے لو پروگریسو سائڈ پہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا ہم سے 4 گنا بڑا ہے. آن دا ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں ایران کا رقبہ بھی ہم سے 2.5 یا 2% بڑا ہے ہم سے، ٹھیک ہے. اور ادھر چائنا تو ویسا ہی ہم سے بڑا ہے، لیکن پروگریسو سائڈ پہ ہے. آپ ان کے پارلیمنٹیرینز کے گرانٹس دیکھ لیں، ان کی لائف سٹائل دیکھ لیں جو گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے ان کو جو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو اس لیے اگزامپل دی. ایک وہ ملک ہے جو ہم سے نیچے ہے، جس کو افغانستان کہتے ہیں آپ، جہاں پر انفراسٹرکچر کا بھی فقدان ہے. ایک وہ ملک ہے چائنا جو ہم سے بہت آگے ہے. اور 2 میں نے وہ اگزامپل دی جو ہمارے ساتھ کے ہیں. آپ ان کے منسٹرز کی سارے کی سارا جتنا بھی، دونوں ملکوں، تینوں کی بات کر رہا ہوں، 4 کی انفیکٹ بات کر رہا ہوں، جو ان کے منسٹرز کے پورٹ فولیوز کے ساتھ پریویلیجز ہیں، پرکس اینڈ پریویلیج، وہ چیک کر لیں. ان کے جو جوڈیشری ہے، ان کے جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں وہ چیک کر لیں. ان کی جو بیوروکریسی ہے، ان کے جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں وہ چیک کر لیں. اب بھائی آپ میرے سے اتفاق کریں نہ کریں، اختلاف کریں، یار منسٹر کی گاڑی پہ جھنڈا 800 cc گاڑی میں بھی رکھ سکتا ہے، سرکار نے نہیں دینی. پیٹرول جو ہے وہ کسی سیکٹری صاحب کو اگر آپ نے کام کرنا ہے تو وہ 800 گاڑی میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. کوئی جسٹس ہے تو 800 cc گاڑی میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ گورنمنٹ نے کرنا ہے. اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، اور 1985 کے اندر جب جنیجو کی گورنمنٹ تھی، محمد خان جنیجو نے، انہوں نے ایک سٹیپ لیا بھی تھا اس کے اوپر. تو یہ ایسی بات نہیں جو پاکستان میں پہلے ایگزیکیوٹ نہ ہوا ہو یا اس پہ نہ کیا گیا ہو. صرف اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. بالکل، آپ کو اپنے آپ کو سب سے پہلے شو کرنا پڑتا ہے کہ میں جناب یہ ساری چیزیں کٹ ڈاؤن کر رہا ہوں. اب مجھے آپ بتائیں، پارلیمنٹیرینز کی 500 منسٹرز کی 500% تنخواہ بڑھی ہے. پارلیمنٹیرینز نیشنل اسمبلی کیوں، پروونشل اسمبلی کیوں، سینٹ کیوں، سب کی تنخواہیں بڑھی ہیں. یار جو لوگ اتنے غریب ہیں کہ وہ تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں، تو یار نوکری کر لیں نا. پھر ان کو پارلیمنٹیرین بننے کی کیا ضرورت ہے؟ سر، آپ کے پارلیمنٹیرین نے وہ تنخواہیں دینے سے انکار کر دیا جو انکریمنٹ لگا، کہا کہ ہم عوام کا درد رکھتے ہیں، ہم یہ تنخواہیں نہیں، یہ انکریمنٹ قبول نہیں کرتے. سر میں کہہ رہا ہوں جی، بالکل بھی نہیں کیا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ووٹیں سے اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ حکومت جو ہے وہ ساری چیزیں لے لے اور آپ کہیں نہیں جی ہم نہیں لیں گے. حکومت چھوڑے، ہم بھی چھوڑیں گے. اور کیوں چھوڑ دیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ ایک چیز پاس کر رہے ہیں تو آپ اس میں کہہ دیں کہ جی یہ اپوزیشن نہیں لے گی، یہ گورنمنٹ کے لیے ہوگا. ایسے نہیں ہوتا نا. یہ چیز ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی. ایگزیکیوٹ یہ ہوگی کہ آپ نے یہ چیزیں بڑھا دی،
आपने 500% कर दी, क्यों की भाई? कट डाउन कर दें आप इसको। अगर उसमें अपोजिशन एतराज करे तो आप कहें भाई आप गुनाहगार हैं, ठीक है। ऑन द अदर साइड में अब आता हूँ, 2000 अरब। ठीक है बुखारी साहब, मुझे क्विकली ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये मौके जानते हैं कि हमेशा से ऐसा क्यों होता है कि जब भी एक जमात जो है वो अपोजिशन जमात बनती है तो उनको ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशन याद आ जाते हैं। अब ये डाउन साइजिंग की बात कर रहे हैं, राइट साइजिंग की बात कर रहे हैं, तो जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में थी तो तब भी एक हुजूम लेकर साथ चला करते थे। वज़ीर आज़म साहब इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है बजट 2025-26 के हवाले से और हमने तीनों मौक़िफ़ जाने, हुकूमती मौक़िफ़ भी जान लिया, अपोजिशन का भी और माहिर मईशत जो हैं शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, ये जो 2000 अरब का इजाफी टैक्स लगाया गया है, समझते हैं कि महंगाई की शरह का अदब जो 7.5% रखा गया है, क्या महंगाई को 7.5% तक रोका जा सकता है? जिस तरह के हमने टैक्सेस लगा दिए, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ गई, सोलर पर टैक्स लग गया, मजीद टैक्सेस भी लगने जा रहे हैं, तो हम क्या समझते हैं आप रोक सकते हैं इतने पे? देखें, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सारा दारोमदार जो है वो टैक्सों पे डाल दिया है, और टैक्स का जो खसूसियत है वो इकॉनमी को बेहतर करने की बजाय उसका बेड़ा गर्क करती है। और हमने देख लिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त आपकी ना ज़राअत में है, ना आपकी मैन्युफैक्चरिंग में है, ना किसी और इकोनॉमिक सेक्टर में है। सो फोकस तो हमारा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट पे, और इस पूरी तकरीर में इन्वेस्टमेंट का नाम भी नहीं लिया गया। हालांकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी और ये सेक्टर्स नहीं चलेंगे तो आपका रोज़गार कहाँ से आएगा? हमारा मुल्क जो है बहुत यूथ बल्ज है इस मुल्क में। तकरीबन 70% लोग जो हैं वो 30 साल की उम्र से कम हैं। 30 लाख नौजवान वर्क फोर्स में आते हैं हर साल जॉब्स के लिए, तो वो जॉब्स तो इकोनॉमिक ग्रोथ से आती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इन्वेस्टमेंट से आती है। और इस वक्त इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे कम इन्वेस्टमेंट इस वक्त है, जो कि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो वो तकरीबन 10-11% के करीब आ चुका है, और प्राइवेट सेक्टर का तो 6% है। दिस इज़ अनबिलीवेबल है, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान का देखें या बांग्लादेश में देखें, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 30% से ऊपर होती है। सो आई थिंक कि इस बजट में और इससे पहले 4 कम से कम बजट मैं कहूँगा, मिफ्ता इस्माइल साहब का बजट, इसहाक डार साहब का बजट, फिर औरंगजेब साहब का पहला बजट, अब औरंगजेब साहब का दूसरा बजट, इन तमाम बजट्स में हम टैक्स करते रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की तरफ हमने बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी, और उसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है, बल्कि वो एक किस्म की स्टैग्नेशन अंग्रेजी में कहते हैं, और मुर्दा हालत है उसकी उर्दू में आपने अगर बात करनी। तो इसको तोड़ने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की बात करनी चाहिए, क्योंकि जितने आप टैक्स करेंगे, 2000 और अरब के टैक्स लगाएंगे तो इन्वेस्टमेंट और आपकी कम होती जाएगी। सो आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, और इस मुल्क को जो आसानी पैदा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अब एक ब्यूरोक्रेटिक इकोनॉमी बन चुकी है, ये मार्केट इकोनॉमी नहीं है। इसमें आपका एग्रीकल्चर ब्यूरोक्रेट्स ने तबाह कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एसएमईज ये मिलके सारी आपकी ब्यूरोक्रेसी, एफबीआर और बाकी महकमों ने तबाही फेर दी है। तो अब वक्त आ गया है कि ये निज़ाम आगे नहीं चलेगा, आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ आना पड़ेगा और आपको प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको आसान तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, डीरेगुलेशन करनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेटाइजेशन। अच्छा शाह साहब, दुनिया जो है वो आगे की तरफ जा रही है, 2025 से लेके आगे दुनिया ने 2050 तक का सारा प्लान सोचा हुआ है, लेकिन हम अभी भी पुराने दौर में रह रहे हैं। हमने आईटी के शोबे में जहां से बहुत ज्यादा हमारे पास इन्वेस्टमेंट आती है, पैसा आता है, रेमिटेंस आते हैं, लेकिन उस पर हमने फोकस नहीं किया। उसके बाद क्रिप्टो की बात की, पिछले दिनों बहुत ज्यादा हाइप बनी रही, मशीर भी बना दिए गए क्रिप्टो से रिलेटेड, लेकिन उस पर भी इस बजट में एज सच कोई हमें खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई दी। और भी ऐसे बहुत से शोबे हैं
जहां से हम बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ये एक, क्योंकि इसकी वजह ये है कि कोई विजन नहीं है, कोई फ्यूचर की तरफ जाना है तो कैसे जाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ लेनी है तो कैसे करनी है। वो इकोनॉमिक ग्रोथ मैंने आपको कहा कि इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं हो सकती। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बनाना पड़ता है, और हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट तो क्या कहना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और अंदरूने मुल्क भी स्टेबिलिटी नहीं है और बैरूने मुल्क भी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ आपकी जंग हो रही है, बिल्कुल ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट का माहौल जो है वो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी में हुकूमत की बकाया है, और पाकिस्तान ने अगर IMF से छुटकारा पाना है तो हमें इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए। उस्मा कादर साहब, क्या प्लान्स, क्या कोई ऐसी कोई ब्रीफिंग्स में, डिस्कशंस में ऐसी कोई बात हुई कि हम इन्वेस्टमेंट को मजीद किस तरह से इनहेंस कर सकते हैं? प्लस इन सारे सवालों में एक सवाल मेजर इस बजट को लेकर यह है कि अगर पीपल्स पार्टी ने एक ही मुतालबा किया कि 50% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और पेंशन में इजाफा किया जाए, अब 10% इजाफा किया गया और 7% पेंशन में इजाफा किया गया। अब अगर वो इसके अप्रूवल के टाइम पे हाथ खड़े कर जाते कि जनाब हम तो आपके साथ ही नहीं है, तो फिर सेकंड प्लान क्या हो सकता है? आप फिक्र ना करें, वो हमारे साथ ही हैं, और थोड़ी रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। अच्छा। जो वो कह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, और एक लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने मेरे ख्याल में, जो अपनी पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये उनका मेन फिलॉसफी ये थी कि आप सारों की तनख्वाहें बढ़ा के खुश कर दें और अपनी हुकूमत करते जाएं। लेकिन हम लोग जो है ना, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। हमने पूरी मुल्क की मईशत को हमने ओवरऑल संभाला देना है, और सारे सेक्टर्स को और हर एरिया को हमने देखना है। देखें आप, फिच और मूडी की जो आप रेटिंग्स हैं वो पाकिस्तान के लिए क्यों बेहतर हुई हैं? इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। और शाह साहब जो हैं ज़रूर, आई एम श्योर, वो एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता होती है। देखें ना, अभी 2 साल पहले तो हर एक की जुबान पे ये था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के धाने पे। अब आज तो कोई ये बात नहीं कर रहा। आज मोदी और फिच कह रहे हैं जी आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगी। ओवरनाइट कोई एक जादू की छड़ी तो है नहीं जो आपकी इकोनॉमी का इतना बुरा हाल, आपने एक इंटेंसिव केयर से आप उसको एक वार्ड में ले आए हैं। तो अब वो सिचुएशन है कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। अब मुझे बड़ी हंसी आ रही थी इनके जो डाउन साइजिंग के PTI के ज़माने के जो किस्से हैं, आप सुनते जाएं, शर्माते जाएं। नायाब भैंसे, बुलेट प्रूफ गाड़ियां औने पौने इन्होंने बेच दी, रियासत को अरबों का इन्होंने टीका लगाया इस तरह। और ये अपनी तरफ से बड़ा इन्होंने अपनी तरफ से ये डाउन साइजिंग की थी। डाउन साइजिंग का तो ये अखराजात का इनका ये आलम था कि बानी साहब ने पसंद फरमाया कि वो हेलीकॉप्टर में वो उड़ते थे बनी काला से, और हेलीकॉप्टर में फिर इस्लामाबाद में वो लैंड करते थे PM हाउस में, और वो बकौल फवाद चौधरी के वो 55 रुपए पर लीटर के हिसाब से उड़ते थे ना, इस वजह से। हाँ एग्जैक्टली। तो अब इनका तो हाल ये है। और फिर वो 3.5 साल में मैं गवाह हूं, क्या नहीं था जो हमने नहीं। आपने गंदम माफिया, आपने चीनी माफिया, आपने उसमें फर्टिलाइजर माफिया, आपने हर तरीके का वहां पे दवाइयों का माफिया, हत्ता के इनको अपने जो हेल्थ मिनिस्टर था मैडम छोड़ें, वो किस्सा पारीना बन चुके, माजी की बातें, हमें आगे की तरफ चलना है, आगे की तरफ चलना है। और आगे चलते चलते ये जो मेरे पास फैक्ट एंड फिगर आ रहे हैं जी, देखें जो ये आपके मेहमान कर रहे हैं कि लाओ जी इन्होंने किसान के साथ ये कर दिया, इन्होंने गंदम के साथ ये कर दिया। भाई अब अपनी कारकर्दगी याद करें, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो फायर फाइटिंग कर रहे हैं। जो हुआ था वो इंपोर्ट की गई थी या एक्सपोर्ट की गई थी गंदम, वो तो टेकर के जमाने में थी। वो हमने तो आके बल्कि उसको ठीक किया है। आपको पता है सिर्फ 15 अरब मुख्तस किए हैं चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा ने गंदम सपोर्ट प्राइस के लिए, और 5 लाख किसान हैं जिनको किसान कार्ड पे सोलर पे वो उनके ट्यूबवेल्स चल रहे हैं, उनको फर्टिलाइजर में, मैडम सवाल ये है ना कि इतनी सारी फैसिलिटेशन के बाद किसान खुश क्यों नहीं है, और ये सारी नेगेटिव ग्रोथ क्यों हम देख रहे हैं कि सारी चीजें नेगेटिविटी की तरफ जा रही हैं? और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि अप टू 30% तक ये सारी चीजें नेगेटिव वे में गई हैं। वो तो आपका बैकलैश है, वो तो आपका बैकलैश है ना कि आपने पूरे गंदम भर दिए थे गंदम से।
تو 16 مہینے کی PDM گورنمنٹ 1 سال اس گورنمنٹ کو ہو گیا, اس سے زیادہ کل ملا کے تو تقریباً اتنا ہی بن گیا ٹینیور جتنا پاکستان تحریک انصاف کا تھا. نہیں تو ہم لوگوں نے تو بلکہ بہت فیسیلیٹیٹ کیا ہے کسانوں کو. آپ ذرا جا کے چیک تو کریں کسان کارڈ میں کتنی ان کو فیسیلیٹیز دی گئی ہیں کسانوں کو, اور کس طرح سے وہ بہتری کی طرف ہمارا جا رہا ہے. ہمارا تو پی ٹی آئی کے زمانے میں تو نیگیٹو گروتھ تھی ہماری ایگریکلچر کی. پتہ نہیں یہ کون سی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن شاید مسئلہ یہ میڈم عظمیٰ صاحبہ, مسئلہ یہ آ رہا ہے شاید کہ اوپر تک رپورٹ ٹھیک نہیں جاتی. اگر کسان سے بات کی جائے, ابھی شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جناب 2200 اگر اس کی قیمت کا تعین کیا گیا تو 3000 تو اس کی کاسٹ آئی ہے, تو 3000 کاسٹ پہ 2200 میں کس طرح سے کسان دے سکتا ہے جس نے پورا سال محنت کی ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں کسان کے ساتھ زیادتی ہوئی. اس پہ فردر بھی بات کرتے ہیں, مجھے بریک لینا ہے, بریک میں واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے بجٹ 2025-26 کو لے کے, اور بریک پہ جانے سے پہلے عظمیٰ کاردار صاحبہ جو ہیں وہ حکومتی کارکردگی بارے میں بتا رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کیا رہا اور ہم نے کیا کیا بہتری کی ہے. لیکن کیپنگ ان مائنڈ دیٹ کہ PDM کی 16 ماہ کی گورنمنٹ اور 1 سال اس گورنمنٹ کو ہو گیا ہے, اس سارے کو کل ملا کے کیا کارکردگی اپ ٹو دی مارک ہے. اور زراعت چونکہ پاکستان 70% زراعت پر منحصر ہے, اور اس پر ہم نے دیکھا کہ اس بجٹ میں عظمیٰ صاحبہ 4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں, صرف اور صرف 4 ارب. آپ سمجھتی ہیں کہ زراعت کی بہتری کے لیے, ترقی کے لیے از اٹ انف؟ 4 ارب میں ہمارا گزارا ہو جائے گا؟ ہم اس میں مزید اصلاحات لائیں گے, بہتری لائیں گے زراعت میں ان پیسوں سے؟ دیکھیں یہ فیڈرل بجٹ ہے, اور 18ویں ترمیم کے بعد سارا جو زراعت بھی جو ہے یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. تو جب پروونسز کو جو پیسہ آئے گا, جو خطیر رقم جو ہے فیڈرل گورنمنٹ دے گی صوبوں کو, وہ پھر اپنا بجٹ بنائیں گے زراعت کے حوالے سے. فیڈرل گورنمنٹ نے کیا بجٹ, فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر تو صرف اسلام آباد ٹیریٹری آتی ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس بات کا. ہمارے پاس جب آئے گا پھر ہم بنائیں گے اپنا زراعت کا بجٹ. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے یعنی کہ مریم نواز صاحبہ نے 15 ارب صرف گندم سپورٹ پرائز ابھی 2 مہینے پہلے رکھی تاکہ کسانوں کو تھوڑا سا ان کو ہم سپورٹ کر سکیں. اور مجھے تو یہ آپ کے مہمان کی باتیں سنتی جائیں شرماتے جائیں. کہتے ہیں کہ جی ہم کیوں نہ لیں وہ اضافہ جو تنخواہوں میں, بھئی میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو. ان کا تو یہ حال, ان کی تو نان سیریسنس کا یہ حال دیکھ لیں. یہ ایک ریکوزیشن کرایا انہوں نے پنجاب کا ادھر ایک سیشن, وہاں پہ آئے, اپنی حاضری لگوائی اور سب غائب ہو گئے تاکہ TADA ان کو مل جائے. باقی جو کروڑوں روپے عوام کے ٹیکس پیئر کا جو ضائع کروایا ہے وہ اللہ کے حوالے. آپ کو پتہ ہے کئی ایسے MNAs MPs ہیں, میاں محمد نواز شریف نے آج تک تنخواہ نہیں لی, شہباز شریف صاحب نے آج تک تنخواہ نہیں لی, مریم نواز صاحبہ نے آج تک تنخواہ نہیں لی, آصفہ بھٹو میں نے پڑھ رہی تھی اس دن, وہ تنخواہ نہیں لیتی ہیں. تو ان کو کیا پرابلم تھی؟ یہ بھی ریفیوز کر دیتے. وہاں تو نہیں ریفیوز کیا, وہاں تو بڑے آرام سے خوشی خوشی انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈالے اور گھر چلے گئے. اب یہ ان کی جو ہے نا, یہ جو دوہرا معیار جو ہے نا, یہ ان کو ختم کر دینا چاہیے. یا تو ایک سسٹم کو ایکسیپٹ کر لیں. اور میں آپ کو بتاتی چلوں, بہت سارے مڈل کلاس اور لوور کلاس کے بھی لوگ ہمارے MNAs اور MPs ہیں. ہماری گراس روٹ ورکرز بہت ساری خواتین ہیں جو کہ MPs ہیں. آپ نے اگر ان کو اگر آپ ان کو انسان سمجھتے ہیں تو ان کو پھر یہ آپ گرج نہ کریں آپ کہ وہ مفت میں وہاں جائیں. 24/7 کام ہوتا ہے, یہ دن رات کا کام ہوتا ہے سیاست. لوگوں کی خدمت میں آپ دن رات جتے رہتے ہیں. اچھا میم, یہ دورے معیار کی بات کی اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی بات کی. اب KPK میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ٹیکس فری بجٹ لانے جا رہے ہیں, تو اگر کمپیٹ کر رہے ہیں تو کیا یہاں پر CM صاحبہ بھی ٹیکس فری بجٹ لائیں گی, اور اس طرح کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں؟ بالکل ایبسلیوٹلی. پچھلے سال بھی ہمارا پنجاب میں تقریباً ٹیکس فری بجٹ تھا. پنجاب نے کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا. ہم اپنے ریسورسز سے اپنے فنڈز جنریٹ کرتے ہیں. 1 ٹریلین کا ہمارا بجٹ تھا, اور جتنے بھی انیشیٹیوز مریم نواز صاحبہ نے پچھلے سال میں تقریباً میرے خیال میں 60-70 تو ہوں گے کم از کم, وہ جب اس وقت اس کی انوگریشن کرتی تھی یا اس کا افتتاح کرتی تھی جب وہ اس کے ریسورسز اور فنڈز سے اس کی بیکنگ ہوتی تھی. کوئی ایسا منصوبہ نہیں. اگر ہونہار طالب علم کو 30,000 اسکالرشپ ملے تو وہ جناب جب پیسے کٹی میں تھے اور جب ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے تب انہوں نے سب کو دینے شروع کیے. اگر آپ کا کسان کارڈ میں جب شروع ہو گیا تھا یہ ٹریکٹر سکیم, سولر سکیم, باقی
جب آ گئے تھے سارے پیسے پھر یہ سارا ہم نے کسان کارڈ شروع کیا، اسی طرح ہمت کارڈ تھا، اسی طرح وہ دھی رانی تھا، اپنا گھر اپنی چھت. کم از کم اس وقت 15,000 لوگ ہیں جن کو قرضہ دے دیا گیا ہے 15 لاکھ اپنے گھر بنانے کے لیے. تو کوئی ایسی وہ سکیم نہیں انہوں نے بنائی جو کاغذی کارروائی ہو. ہر ایک کے پیچھے انہوں نے اس پنجاب میں 12,000 کلومیٹر سڑکیں بنوائی ہیں مریم نواز صاحبہ نے. اور وہ آپ جا کے دیکھیں، کسی آپ صوبے میں چلے جائیں اور کسی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، آپ کو پنجاب جیسی سڑکیں نہیں ملیں گی. کے پی کا تو یہ حال ہے، لاوارث. تو ماشاءاللہ جو کارکردگی عظمیٰ صاحب آپ بتا رہی ہیں، تو پھر شہباز شریف سے بہتر وزیر اعلیٰ اس وقت چل رہی ہیں پنجاب میں. نہیں الحمدللہ، وہ تو شہباز سپیڈ تو مشہور تھی، لیکن اب مریم سپیڈ جو ہے وہ میرے خیال میں شہباز سپیڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دی ہے انہوں نے. بہرحال یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ترقیاتی کام تو جاری رہیں گے. اب دیکھنا یہ کہ صوبوں کا بجٹ کس طرح سے پیش کیا جاتا ہے. کے پی کے گورنمنٹ نے دعویٰ کر دیا کہ بجٹ جو ہے وہ ٹیکس فری ہوگا. لیٹس سی پنجاب اور سندھ اور بلوچستان کا بجٹ کس نیج پر جاتا ہے، کس سمت جاتا ہے. اور یہ ٹیکس فری جو ایک دعویٰ کیا گیا ہے، اور فیڈرل میں کافی حد تک ریلیف دیا ہے تنخواہ دار طبقے کو بھی، اس پر بات کرنی ہے. اور اب جب بحث کا سلسلہ شروع ہوا، اگلا سیشن 13 کو ہے، اور سلمان شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیے. جاتے جاتے ان سے صرف یہ ایک بڑی ضروری بات ہے، اور یہ ہمارے معیشت ہیں تو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ سر ہم گزشتہ ٹیکس کا جو ہدف تھا وہ 12,900 روپیہ تھا، جو پورا نہیں کر سکے، اور اس کو ہم نے بعد میں کم کیا تھا مجبوراً. اب رکھا گیا ہے 14,130 ارب روپے کا. آپ سمجھتے ہیں جتنی بھی ماضی میں مثالیں ملتی ہیں، کیا ہم اس ٹیکس کے ہدف کو پورا کرنے کے اہل ہیں؟ دیکھیں، یہ کوشش تو پوری کی جائے گی، لیکن اس کے دوران جو اکانومی کی بربادی ہوگی اور جو بزنس کمیونٹی کے اوپر بوجھ پڑے گا، جو عام ٹیکس پیئرز پہ بوجھ پڑے گا، اس سے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے، انویسٹمنٹ کلائمیٹ بالکل تباہ ہو جائے گا، اور اکنامک گروتھ جو 4.5% کی ہے وہ نہیں ملے گی. اور جو آپ کا ریفارم ایجنڈا ہے، جو کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو ہم کر ہی نہیں رہے. اور IMF پروگرام تو دیکھیں 25 پروگرام ہو گئے ہیں اسی طرح ہم باتیں کرتے کہ اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا. جو کرنے کی بات ہے وہ تو اب کر نہیں رہے کوئی. تو لیٹس سی کیا بنتا ہے آگے چل کے. یہ بجٹ میں اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل اکانومی کو ٹھپ کر دیں گی، اور اس کو آئی ہوپ کہ آگے چل کے کوئی اس کا سلوشن نکلے، کیونکہ اکانومی جو ہے وہ ٹرانزیکشنز پہ چلتی ہے، اور اگر آپ نے ٹرانزیکشنز ہی بند کر دیں تو پھر اکانومی کا پہیہ جو ہے وہ جیم ہو جاتا ہے. اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ریگولیٹری انوائرمنٹ کو ٹھیک کریں، آپ NOC کلچر کو ختم کریں، آپ تیزی سے پرائیویٹائزیشن کریں، جو کہ نظر نہیں آ رہا کچھ اس سائڈ پہ. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ سارا فوکس ٹیکسز پہ ہے. اس بجٹ میں بھی شاہ صاحب جیسے کہ آپ نے فرمایا بہت سے لوپ ہولز موجود ہیں، اصلاحات کی ضرورت ہے، امپروومنٹ کی خاصی ضرورت ہے، اور جب تک یہ لوپ ہولز کور نہیں کیے جائیں گے، امپروومنٹ کی طرف نہیں جایا جائے گا، پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ٹیک آف نہیں کر پائے گی. شہباز شریف صاحب نے تو کہہ دیا کہ ٹیک آف کر رہی، لیکن حقائق کچھ اور ہیں. اس پر مزید بھی بات کریں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.